नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सदन में गरमाया पहाड़ मैदान का मुद्दा। संसदीय कार्य मंत्री और विपक्षी विधायक के बीच तीखी बहस। सीएम धामी ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से की बात। कहा, सदन में इस तरह के वक्तव्य नहीं आने चाहिए। भू कानून बिल को लेकर उत्तराखंड में बवाल बरकरार। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद के बयान पर मंत्री धन सिंह रावत का पलटवार। कहा, किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं, राज्य की जनता को मिलेगा लाभ। उत्तरकाशी में बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे बंद। 2 दिन मौसम खराब होने के बाद हुआ भारी स्नोफॉल। हाईवे खोलने में जुटा बीआरओ। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश और बर्फबारी के बाद आज शनिवार को मौसम साफ हो गया है। सुबह की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई। देहरादून समेत पर्वतीय क्षेत्रों में धूप खिली है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से अभी भी कई राजमार्ग बंद हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप के पास भारी बर्फबारी से आवाजाही बंद है। सुक्की टॉप से आगे सामान्य वाहन नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ हाईवे खोलने के प्रयास में जुटा हुआ है। देर शाम तक जहां 4x4 चेन लगे वाहनों के लिए हाईवे शुरू कर दिया गया है। बता दें, शुक्रवार को बीआरओ ने स्नो कटर के माध्यम से बर्फ हटाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा बर्फ होने से मशीनरी देर शाम तक हाईवे को शुरू नहीं कर पाई। उत्तराखंड विधानसभा में कल से पहाड़ बनाम मैदान का मुद्दा गरमाया हुआ है। सदन में प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से दिए गए वक्तव्य पर विपक्षी विधायक खासी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और इस पर सदन में माफी की मांग की जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और तुरंत संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से इस बात पर चर्चा की। मुख्यमंत्री का मानना है कि उन्होंने कल ही प्रेमचंद अग्रवाल से बात कर कह दिया था कि अगर त्रुटि बस कोई शब्द ऐसे उनसे निकल गए हैं जिससे दूसरे सदस्य को कुछ आघात लगा हो, तो वो सदन में अपनी बात को रखकर स्पष्ट करें। ऐसे में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के माध्यम से अपनी बात को रखा तो जरूर, लेकिन विपक्षी सदस्य इस पर आज भी संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहल दोनों तरफ से हुई है और सदन में इस तरह के वक्तव्य नहीं आने चाहिए। आज वो एक बार फिर मंत्री जी से बात करेंगे और उनसे उस बात को स्पष्ट करने को कहेंगे। मैंने जैसे ही कल मुझे जानकारी हुई कि सदन में इस प्रकार की बात हुई है, ऐसा नहीं है कि वो केवल एक तरफ से बात हुई, लेकिन फिर भी मैंने संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को तत्काल मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का एक बात लोगों के अंदर जा रही है, आप तत्काल इस पर अपनी बात यहाँ सदन के अंदर कहिए। तो उन्होंने सदन के अंदर अपनी बात कही है और उन्होंने पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्या कहा और वो स्वयं लंबे समय से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बात कह दी है और अगर जरूरत पड़े तो आप लोग एक बार और। विधानसभा में भू कानून विधेयक पारित होने पर बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मोहम्मद शहजाद का कहना है कि मैदानी क्षेत्र के लोगों के साथ भू कानून लागू होने से छलावा हुआ है, क्योंकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर दोनों बड़े जिले हैं और अब इन दोनों जिलों में कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर कई बीघा जमीन खरीद सकता है और वो उसका उपयोग अपने हिसाब से भी कर सकता है, जिससे बड़े उद्योगपतियों को इसका फायदा होगा और गरीब होता जाएगा। इस पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जिला प्लान ब्लॉकों के आधार पर बनता है और पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा ब्लॉक हैं, वही इसके मानक भारत सरकार तय करता है, तो इसलिए किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा है। राज्य सरकार राज्य हित में निरंतर अच्छे फैसले ले रही है, जिसका लाभ राज्य की जनता को अवश्य मिलेगा।
उत्तराखंड के लोगों के लिए और मैदान हरिद्वार उधम सिंह नगर के साथ में छड़ा हुआ है। हरिद्वार उधम सिंह नगर में कोई भी बाहर का व्यक्ति आएगा और 72 बीघे जमीन लेकर डाल देगा और 10-20 साल में वो उसे खरबों रुपए में बेचेगा। मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड के और मैदान के साथ में एक बड़ा छड़ावा है जो ये सरकार कर रही है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है और गरीब हो जाएगा और अमीर हो जाएगा, इससे ज़्यादा और जितने ब्लॉक होंगे उस हिसाब से उसका जो है परिवेद घोषित किया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हम सतत विकास में जो है नंबर 1 पे हैं। हम लोग एक सशक्त भू कानून लेके आए हैं, हम लोग नकल कानून लेके आए हैं, हम अपने राज्य में यूसीसी लेके आ रखे हैं। अब हमारे विपक्षी विधायकों को ये डर सता रहा है कि 2027 का क्या होगा, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हम सबका साथ सबके विकास की अवधारणा। विधानसभा सत्र के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के सवालों से घिरते हुए नजर आए। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति की ओर से प्राकृतिक और परंपरागत खेती में अंतर को लेकर सवाल किया गया। साथ ही कांग्रेस के अन्य विधायकों समेत भाजपा विधायक विनोद चमोली की ओर से भी यही सवाल किया गया। इस पर मंत्री के पास पर्चियां तो आती रहीं, लेकिन परंपरागत और प्राकृतिक खेती को समझा नहीं पाए। इतना ही नहीं, वो फसलों के बारे में भी जानकारी सदन के भीतर नहीं दे पाए। मामला बढ़ता हुआ देखकर विपक्ष के सारे विधायक खड़े हुए और प्रश्न को स्थगित करने की मांग की गई। पीठ ने इस सवाल को स्थगित कर दिया। तो वहीं मीडिया की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उन्होंने परंपरागत और प्राकृतिक खेती समेत फसलों की पूरी जानकारी दी और वो अपने जवाब पर कायम हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को ये सवाल पूछा गया उन्हें खुद ही प्राकृतिक फसलों के बारे में पता नहीं होगा। प्राकृतिक खेती के लिए हमारी 2 योजनाएं चल रही हैं। एक मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना, जिसके तहत पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली के 1950 हेक्टेयर क्षेत्र को उसमें आच्छादित किया है और 39 क्लस्टर हैं। उन क्लस्टर में होने वाली जो भी फसल होगी, चाहे कुलद हो, चौलाई हो, झुंगरा हो, धान हो, चावल हो, तो प्राकृतिक खेती में उसमें आएगा। इसी प्रकार हमारे जो भारत सरकार की योजना है नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जिसमें 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र को उसमें आच्छादित किया है और जिसमें 200 क्लस्टर जिसमें लिए गए हैं, उस क्लस्टर के अंदर होने वाली जो भी फसलें होंगी। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बार सत्र के दौरान ही धामी कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें भू कानून को मंजूरी मिली। इसके बाद सदन के तीसरे दिन यानी कि 20 फरवरी को भू कानून सदन में पेश किया गया। अब सदन में भू कानून पर चर्चा को लेकर उत्तराखंड भाजपा की विकासनगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि भू कानून को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद सदन के पटल पर रखा गया है और भू कानून में प्रदेश की जनता की भावनाओं का ख्याल भी रखा गया है। एनडी तिवारी सरकार में जमीनों का खूब बंदरबांट हुआ और उस वक्त भू कानून था नहीं। धामी सरकार का भू कानून सशक्त होगा। जो सुभाष कुमार साहब की कमेटी थी, उसको बाकायदा एक हाई पावर कमेटी ने शासन के अंदर अध्ययन किया और फिर उसको एक बिल का शक्ल मंत्रिपरिषद ने दिया और उस बिल को सदन में टेबल किया गया और उस पे आज चर्चा भी होनी है। किसी ने आपसे कहा था कि नारायण दत्त तिवारी जी के समय जो भू कानून था वो उस तरह का भू कानून चाहिए। उस समय तो इस तरह का कोई भू कानून था ही नहीं और वो भू कानून तो बहुत ही कमजोर था, बहुत ही लचर था और सर्वाधिक उसी दौर में ही जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला बढ़ा और लेकिन हम सभी सरकारों ने प्रयास किया इस स्तर पर कि कहीं ना कहीं। उत्तराखंड के मसूरी में संचालित रोपवे इमरजेंसी के लिए ज्वाइंट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान रोपवे में फंसे 5 लोगों को रस्सी के सहारे पहाड़ी पर उतारा गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार की ओर से देश भर में रोपवे प्रोजेक्ट के लिए द्वितीय अर्धवार्षिक संयुक्त रोपवे मॉक ड्रिल
का आयोजन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में देहरादून में संचालित रोपवे से समन्वय स्थापित कर टेबल टॉप भट्टा गांव रोपवे पर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज आयोजित की गई। शुक्रवार को शासन के निर्देश पर भट्टा गांव रोपवे में रेस्क्यू अभियान का ट्रायल किया गया। आपको बता दें कि ये ट्रायल 1 घंटे तक चला। इस दौरान रोपवे में फंसे 5 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, मसूरी पुलिस और फायर सर्विस के जवानों की संयुक्त प्रयास से रस्सी के सहारे पहाड़ी पर उतारा गया। डॉक्टर सीएस रावत, एडिशनल सीएमओ देहरादून ने कहा कि रोपवे में फंसे एक पर्यटक की गंभीर हालत में पर्यटक को देखा गया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार देने के बाद मसूरी उपजिला चिकित्सालय की एम्बुलेंस से मरीज को चिकित्सालय भेजा गया। एक्सरसाइज कराने का उद्देश्य ये था कि जैसे आपने देखा यहाँ पे रोपवे है और रोपवे में हमारे इस मसूरी जो भी क्षेत्र है काफ़ी पर्यटन के लिए फेमस है और यहाँ पर काफ़ी जो है पर्यटक लोग आते हैं। तो यहाँ पर आज जो है एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था, जिसमें बताया गया था कि कुछ पर्यटक आए थे और मैकेनिकल या फेलियर द्वारा जो है ट्रॉली जो है अटक गई थी। यहाँ पे रोपवे में जो ट्रॉली के फंसने की मॉक ड्रिल थी, इसमें हमारी टीम के द्वारा जो है जैसे ही हमें सूचना मिली है, हमने अपनी एम्बुलेंस में औषधि और सभी उपकरण और चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा भेजा गया है, चिकित्साधिकारियों सहित भेजा गया है, जिसमें कि रेस्क्यू किए गए जितने भी थे उनको इलाज के लिए भेज दिया गया था। आज यहाँ पर एक आपदा से रिलेटेड संबंध में एक जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस संबंध में कल जो है मीटिंग हुई थी, सभी विभागों को जो है उसमें मीटिंग में आए थे और सभी की जो भूमिका होनी चाहिए उसके बारे में विस्तार से कल जो है मीटिंग में ये तय हुआ था और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है यहाँ पे उत्तराखंड विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ और पहाड़ी लोगों पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आमजन की ओर से प्रेमचंद अग्रवाल की कड़ी निंदा की जा रही है, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि संसदीय मंत्री का पदभार अहम है और उस पद पर संयम से रहने की जरूरत है। विधानसभा के अंदर किसी को भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। मेरा ये कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री का पद बहुत अहम है विधानसभा के अंदर और उस पद में बहुत संयम से रहने की जरूरत है और संयम से रहना भी चाहिए। और विधानसभा के अंदर सिर्फ संसदीय कार्य मंत्री नहीं, विधानसभा के अंदर किसी भी विधानसभा के सदस्य को अपना कभी भी आपा नहीं खोना चाहिए। पूरा प्रदेश, पूरा देश उन्हें देख रहा है। हमें संयमित होकर संयम तरीके से बात। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में मरोड़ खान से लेकर एमजे होटल लोहाघाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबे समय से सुध नहीं ली गई है, जिस कारण एनएच पे जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिनसे दुर्घटनाओं का बड़ा खतरा बना हुआ है। एनएच के अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार ने बताया कि मरोड़ा खान लोहाघाट सड़क में डामरीकरण कार्य के लिए एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया है। जो मोटर मार्ग का प्रभाग है उसमें स्ट्रेंथनिंग का, जिसमें शोल्डर में पेव करने का भी एस्टीमेट बना के और शॉप आयुक्त के सही आरओ ऑफिस मोड़ देहरादून को भेज दिया गया है। शीघ्र ही इसकी स्वीकृति मिलने की संभावना है और स्वीकृति होते ही टेंडर लगा के कार्य खबर रानीखेत से है, जहां कैंट प्रशासन, पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग व स्थानीय प्रशासन द्वारा सदर बाजार में जाम की स्थिति और अतिक्रमण को लेकर संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग ने बाजार में बेतरतीब खड़े वाहन, नो पार्किंग जोन और सफेद पट्टी से बाहर खड़े वाहनों के नंबर नोट कर चालान की प्रक्रिया शुरू की, तो वहीं कैंट प्रशासन ने दुकानदारों को सफेद पट्टी से बाहर सामान नहीं लाने को निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी कि सामान बाहर लगाया जाएगा तो उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि रानीखेत नगर में ई रिक्शा का संचालन भी शुरू होने वाला है, जिससे बाजार क्षेत्र या अस्पताल आने जाने वालों को काफी सुविधा होगी। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने कहा कि काफी समय से सदर बाजार में जाम लगने की शिकायतें मिल रही थीं। विगत समय से ये रानीखेत में जो हमारे सदर बाजार है उसमें जाम की समस्या बहुत प्रबल हो गई थी। तो इसी क्रम में हमारा यह प्रयास रहेगा कि इस जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए लगातार यहाँ पे चेकिंग और ये अभियान चलता रहेगा, ताकि
रोड अतिक्रमण मुक्त रहे, गाड़ियां बहुत आसानी से सुगमता से आ जा सके। और इसी प्रकार हमारा जो है ई रिक्शा भी इस जाम से निजात दिलाने के लिए प्रस्तावित है, जो कि हमारी पूरी संभावना है कि अगले हफ्ते जो है इसका अनावरण कर दिया जाएगा, जिससे रानीखेत की जनता को भी बहुत सहूलियत होगी। और इस प्रकार हम फिर मार्केट में थोड़ी सख्ती भी बरतेंगे कि लोग जो है ई रिक्शा का इस्तेमाल करें तथा अपने प्राइवेट वाहनों को मार्केट से दूर रखें। ये रानीखेत के मार्केट में कुछ जो कुछ दिनों पहले निरीक्षण हुआ था, जिसमें कि फायर टेंडर हर जगह नहीं पहुंच पाया था और कुछ अतिक्रमण के केसेस भी पाए गए और कुछ दुकानें जो थी वो सरकारी भूमि पे रोड तक एनक्रोचमेंट जिनका हो रहा था, तो उनको हटाने के लिए आज मुहिम चलाई गई थी। तो उसी की तहत एक्शन लेते हुए स्टेट गवर्नमेंट के साथ और जो कैंट प्रशासन ने जो मार्केट में सारी फड़ को हटाने का और अतिक्रमण को हटाने का आज रुद्रपुर शहर के ऐतिहासिक गांधी पार्क में सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया। रुद्रपुर के मेयर, जिला प्राधिकरण सचिव, जिला प्राधिकरण उपाध्यक्ष और नगर आयुक्त मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान पार्क की साफ सफाई, हरियाली, पाथवे, लाइटिंग और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। जिला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन ने बताया कि गांधी पार्क को सुंदर और आधुनिक स्वरूप देने की जिम्मेदारी ली है। प्राधिकरण की मदद से गांधी पार्क के 70% हिस्सों में ग्रीन एरिया के तहत डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि 30% पर प्रदेश की उच्च स्तरीय पेंटिंग कर कला संस्कृति को दर्शाया जा सके। माननीय मेयर साहब के आमंत्रण पे हम लोगों ने गांधी पार्क का निरीक्षण किया, जिसमें हमारे मेयर साहब मौजूद थे, हमारे सचिव विकास प्राधिकरण और नगर आयुक्त मौजूद थे। हम लोगों का प्लान ये है कि गांधी पार्क को हम लोग डेवलप करें, जिसमें हम 70% तक पूरी ग्रीन एरिया रहेगी। हॉर्टिकल्चर के मोस्टली जो काम होंगे वो हॉर्टिकल्चर बेस्ड काम होंगे। हमारे जो वहाँ पे स्टेजेस हैं उसको हम रिवैम्प करेंगे, बाउंड्रीज को रिनोवेट करेंगे और थीम बेस्ड पेंटिंग कराएंगे। गेटों का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। नगर निगम ने पहले घोषणा की थी कि सुंदर पार्क बनाएंगे और हम लोगों को कि हमारा प्राधिकरण भी हमारा है, सरकार हमारी है। हमने प्राधिकरण से आग्रह किया है कि इसका जो निर्माण है आप करें, हम सहयोग करेंगे। निर्माण एजेंसी हमारी प्राधिकरण इसमें रहने वाली है, प्राधिकरण हमें फंड देने वाला है और ये डिजाइन ड्राइंग हमारा रहेगा। गांधी पार्क हमारा है और इसको हम सुंदर सजाने जा रहे हैं। इसमें आधे एरिया में ग्रीन घास रहेगी, सिंथेटिक ट्रैक बनाने जा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे दौड़ सके। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आवारा गौवंश व उनकी गौशाला से संबंधित मुद्दों को विपक्ष के विधायकों ने उठाया, जिस पर पशुपालन मंत्री ने उनके सवालों के जवाब दिए। मंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए भी इसके संबंध में जानकारी दी है और बताया कि भाजपा सरकार में निराश्रित पशुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके लिए साल 2023 में 3 विभागों, शहरी विकास विभाग, पंचायत विभाग और पशुपालन विभाग की संयुक्त बैठक में जिम्मेदारी तय की गई थी। उन्होंने बताया कि 65 विधानसभाओं से हमें गौशाला निर्माण का प्रपोजल आया था, जिसमें से शेष 15 ही बाकी हैं। मैंने आज सदन में नियम 58 के तहत जो जंगली जानवरों और निराश्रित गौवंश के ऊपर सवाल उठाए गए विपक्ष के मित्रों के माध्यम से, उस पर स्पष्ट जवाब दिया है कि जितना हमारे गौसदन गौ रक्षा के लिए इस सरकार में काम हुआ है, उतना कभी भी उत्तराखंड बनने के बाद किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि जब मैंने ये मंत्रालय संभाला था तो गौसदनों में भरण पोषण के लिए प्रतिदिन प्रति गाय 5 रुपये 75 पैसा मिलता था। आज उसको भारत की सबसे ज्यादा अगर कोई धनराशि दे रहा है प्रतिदिन प्रति गाय, वो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार में हम दे रहे हैं 80 रुपये। कोई भी स्टेट इंडिया की हमारे बराबर नहीं दे रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।